नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा सीजन 3 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस किस्से का नाम है स्टेपनी। यह किस्सा हमें संदीप शर्मा ने भेजा है जो कि डिफेंस फोर्सेस में है। तो चलिए सुनिए यह किस्सा और बनिए इस किस्से का हिस्सा। मिडिल क्लास फैमिली की खासियत यह है कि सभी मिडिल क्लास फैमिलीज की एम्बिशन, एस्पिरेशंस और समस्याएं लगभग एक जैसी होती हैं। खास तौर पे जिस समय की हम बात कर रहे हैं 1990, 1991, उस समय तो ये सिमिलैरिटीज और भी ज्यादा रहा करती थी क्योंकि चीजें एक ही तरह की मिला करती थी। तो मिडिल क्लास फैमिलीज की खासियतों में कुछ एक चीजें जो थी वो बहुत पिक्यूलियर थी। जैसे कि अगर आपके बड़े भाई बहन हैं तो फिर नए कपड़ों से पहले आपको आपके बड़े भाई बहनों के छोटे हुए कपड़े मिल जाया करते थे। ये बात स्कूल की किताबों पर भी लागू होती थी और स्कूल के बैग्स पर भी। अक्सर आपके पेरेंट्स आपको पुरानी किताबें देते हुए ये कहते थे कि देखिए इसके आपको दो फायदे हैं। एक तो इन्हीं किताबों से पढ़ के आपके बड़े भाई बहनों ने अच्छे नंबर लिए हैं तो आप भी अच्छे नंबर ले पाएंगे, और दूसरा आपको इन किताबों में आपके बड़े भाई बहनों ने जो चीज़ें हाईलाइट की हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके लिए भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बना बनाया काम मिल जाएगा। दरअसल मिडिल क्लास फैमिलीज कुछ ना कुछ कह सुन के इस तरह की बातें कर बहुत सारी चीज़ों में आपको मना ही लिया करते थे। हालांकि नौकरी के चलते संदीप बहुत से शहरों में रहे, लेकिन जिस समय की हम आपको बात बता रहे हैं उस समय संदीप अपने परिवार के साथ शिमला में रहा करता था। मां बाप और 3 भाइयों का परिवार था। 3 भाइयों में संदीप सबसे छोटे थे। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, मिडिल क्लास फैमिली और 3 भाई, तो अक्सर संदीप के साथ भी यही हुआ करता था। फिर चाहे वो कपड़ों की बात हो, नाइट सूट की बात हो, किताबों की बात हो, तो संदीप को अक्सर बड़े भाइयों से वो सब मिल ही जाया करता था। संदीप को हालांकि इसको लेके कुछ खास शिकायत थी नहीं। हाँ, अक्सर संदीप जब अपने बड़े भाइयों या पापा को रात को सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना देखा करता था तो उसे भी लगता था कि उसके लिए भी एक नया कुर्ता पजामा आना चाहिए। अभी तक तो बड़े भाइयों के छोटे हुए कपड़ों से ही काम चलाना पड़ रहा था। दूसरी बात यह थी कि संदीप के घर में एक स्कूटर था। मिडिल क्लास फैमिली में उस समय स्कूटर होना एक बड़ी बात थी और स्कूटर को एक बेहतरीन एसेट की तरह देखा भी जाता था। ऐसा नहीं है कि आपने स्कूटर निकाला और चलाने लगे, एक प्रॉपर क्रम रहता था स्कूटर को चलाने का। पापा के बाद बड़े भैया ने स्कूटर पर हाथ साफ किया, उसके बाद मझले भैया ने, और संदीप की बारी अभी आनी बाकी थी। हालांकि संदीप बहुत बार जिद करता था, माँ बाप से छुपकर दोस्तों के साथ इधर उधर स्कूटर या बाइक चलाया भी करता था, लेकिन जब तक घर वाले आपकी ड्राइविंग पर मोहर ना लगा दें तब तक आपको घर वाला स्कूटर मिलता नहीं था। दूसरी बात यह भी रहती थी कि स्कूटर आपको अगर चलाना है तो उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा, और स्कूटर सीखने के लिए स्कूटर चलाना भी जरूरी है। तो इस विशियस सर्कल में अक्सर बच्चे फंसी जाया करते थे। संदीप का घर शिमला में लॉन्गवुड में था। अब लॉन्गवुड ऐसी जगह है कि शिमला के बहुत से हिस्सों से लॉन्गवुड साफ नजर आता है। ये पहाड़ी के एक छोर पर है। लॉन्गवुड की एक खासियत और भी है कि यहां 2 येलो बिल्डिंग्स हैं। पीली रंग की 2 बिल्डिंग है बहुमंजिला, जो बहुत दूर से नजर आती हैं। इन्हीं 2 येलो बिल्डिंगों में से एक बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर संदीप अपने परिवार के साथ रहता था। अब इस बिल्डिंग तक जाने के लिए आपको मेन सड़क से थोड़ी सी चढ़ाई पर चढ़ना पड़ता था, और फिर बिल्डिंग के पास पहुंच पीछे की तरफ पार्किंग में जाकर स्कूटर खड़ा करना पड़ता था। संदीप ने स्कूटर चलाने का एक मौका यहां तलाश लिया। जैसे ही भैया या पापा स्कूटर पर
उस चढ़ाई पर होते संदीप झट से जाकर गेट पर खड़ा हो जाता और फिर वो आग्रह करता पापा या भैया से कि आप दीजिए, मैं स्कूटर को पीछे पार्क कर लेता हूँ, आप यहीं उतर जाइए। कहाँ आप पीछे जाएंगे, पार्क करेंगे, ये काम मैं कर देता हूँ। और इसी क्रम में संदीप ने स्कूटर पर अपना हाथ साफ कर लिया। फिर बड़े भाइयों को नौकरी के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। संदीप क्योंकि अभी स्कूल पास कर कॉलेज में दाखिला लिया ही था, इसलिए वो शिमला में परिवार के साथ था। तो संदीप को लगा, देखिए अब दोनों भाई है नहीं, तो अब तो स्कूटर पर एक छत्र राज्य मेरा ही होने वाला है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। आपको ट्रक ड्राइवर बनने से पहले क्लीनर की भूमिका निभानी पड़ती है। संदीप के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अक्सर संदीप का काम छुट्टी वाले दिन स्कूटर को पूरी तरह साफ करना, स्टेपनी निकाल हवा चेक करना और पापा के दफ्तर जाने से पहले यह तय करना कि स्कूटर एकदम चमचमा रहा है और हवा पानी सब ठीक है। पर संदीप इस सबसे खुश था। इस सब के चलते स्कूटर पर संदीप का हाथ साफ हो ही रहा था। फिर एक शाम की बात, संदीप के पापा ऑफिस से जब वापस आए तो उन्होंने संदीप से कहा कि कल हम लोग चंडीगढ़ जा रहे हैं। वैसे चंडीगढ़ जाने को लेकर संदीप में कोई खासा उत्साह तो नहीं था। अक्सर ये लोग परिवार चंडीगढ़ जाया भी करता था, कभी बस में, कभी दूसरे साधनों के साथ। पर जब संदीप के पापा ने संदीप से यह कहा कि हम चंडीगढ़ स्कूटर पर जाएंगे, तो फिर संदीप थोड़ा रोमांचित हो चला। उसे लगा ऐसा हो सकता है कि चंडीगढ़ के रास्ते में आते जाते कहीं उसे हाईवे पर स्कूटर चलाने का मौका मिल जाए। इसके अलावा अगर हाईवे पे वो पापा के साथ स्कूटर चलाने में कामयाब रहा तो फिर मोहर लग जाएगी कि संदीप स्कूटर चला सकता है और जब स्कूटर की ज़रूरत हो तो संदीप को मिल जाए। नया नया कॉलेज भी ज्वाइन किया था तो दोस्तों पर रोब भी झाड़ने का मौका मिल जाता। तो संदीप ने अपने पापा से कहा, ठीक है चंडीगढ़ में आपके साथ चलूंगा, लेकिन क्या मुझे स्कूटर चलाने का मौका मिलेगा? तो इस पर संदीप के पापा ने वही कहा जो मिडिल इनकम हाउस होल्ड के बहुत से पापा अपने बच्चों से कहा करते थे। उन्होंने कहा, देखेंगे। अब ये देखेंगे कोई स्टेटमेंट जो है इसे आप फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते। देखेंगे का मतलब है कि आपको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन ज़्यादा है। बहरहाल संदीप के पास दूसरा कोई चारा था नहीं, तो संदीप ने सोचा कि एक डिमांड के साथ अब दूसरी डिमांड भी कर दी जाए। तो संदीप ने फिर अपने पापा से कहा कि हम चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि अपने लिए एक कुर्ता पजामा भी ले लूं। संदीप के पापा ने उसकी इस ख्वाहिश को आसानी से मान भी लिया। तो फिर प्रोग्राम तय हो गया। चंडीगढ़ के सफर की तैयारी शुरू। सुबह 9-10 बजे निकलने का कार्यक्रम था। हालांकि उस समय शिमला से चंडीगढ़ का हाईवे कोई उतनी चौड़ी सड़क नहीं था, पर फिर भी ये एक बेहतर हाईवे में से एक था। और क्योंकि उन दिनों ट्रैफिक कम रहा करता था, लोगों के पास गाड़ियां कम थी, तो ये खासा सेफ भी था। ऐसे में स्कूटर पर चंडीगढ़ जाना, जो कि करीबन 100-120 किलोमीटर है, कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं। तो संदीप के पापा ने संदीप से कहा कि तुम स्कूटर में देख लो कि हवा दुरुस्त है सब टायरों में, स्टेपनी ठीक है, क्योंकि फिर हमें निकलना है और हाईवे का मामला है तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो संदीप ने यह सब चेक किया और सफर की शुरुआत हो गई। चंडीगढ़ का रास्ता आराम से कटा। हालांकि बीच में संदीप को बहुत बार मन हुआ कि पापा से कहें कि मुझे ड्राइविंग करने दें। हौसला कर संदीप ने एक आध बार पूछा भी। पापा का जवाब फिर से वही था, देखेंगे। फिर भी मौसम बढ़िया था, गर्मियां जा चुकी थी, सर्दियां भी आई नहीं थी, तो सफर का मजा आ रहा था संदीप को। मन गति से हवा बह रही थी, खुला आसमान था और ये एक सुहावना रास्ता भी है। चंडीगढ़ पहुंचा गया। चंडीगढ़ में एक सिरे से संदीप के पापा ने अपने काम निपटाने शुरू किए। जहां जहां वो जाते संदीप को साथ लेकर जाते।
संदीप को बस उतना मौका मिलता कि पार्किंग में स्कूटर लगा, पार्किंग से स्कूटर निकाल, पापा के लिए तैयार करे। स्कूटर की चाबियां भी अक्सर संदीप के पास ही रहा करती थी। इसके अलावा उस समय स्कूटर की जो स्टेपनी हुआ करती थी, उस स्टेपनी में भी एक लॉक लगा करता था। उस चाबी का भी जिम्मेदारी संदीप के पास ही हुआ करती थी। एक दूसरा गुच्छा था जिसमें कुछ एक मेज दराज की चाबियों के अलावा स्टेपनी की चाबी भी हुआ करती थी। वो भी संदीप अपनी जेब में रखा करता था। काम निपटाए गए। काम निपटाने के बाद फिर संदीप के पापा ने संदीप को कहा कि चलिए अब आपके लिए कुर्ता पजामा खरीदते हैं। तो फिर मार्केट जा सफेद रंग का एक कुर्ता पजामा भी खरीदा गया। शॉपिंग हुई, लंच हुआ, बाकी के काम निपटाए गए। अब वापस जाने की तैयारी थी। संदीप को लग रहा था कि जैसे ही हम प्लेन्स पार कर परवाणु एंटर करेंगे, जो कि हिमाचल का एंट्री पॉइंट भी है, उसके बाद कहीं मौका देख मैं पापा से कहूंगा कि अब स्कूटर मैं चलाता हूं। हल्की हल्की शाम ढलने लगी थी जब इन लोगों ने चंडीगढ़ से अपना सफर शुरू किया। क्योंकि ये शिमला के लिए खूब सा सामान भी खरीदा हुआ था इन्होंने चंडीगढ़ से, तो सारे लिफाफे पकड़ संदीप पीछे बैठा हुआ था और सबसे ऊपर संदीप ने अपना कुर्ता पजामा वाला पैकेट भी पकड़ रखा था। सफर निरंतर आगे बढ़ता रहा। संदीप इसी मौके की तलाश में था कि कब वो पापा से स्कूटर चलाने के लिए आग्रह करेगा और वो कहेंगे हाँ अब आप चलाइए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। सोलन आ गया। सोलन से शिमला 42 किलोमीटर है। सोलन में इन लोगों ने रुक के चाय नाश्ता किया और उसके बाद अपना सफर फिर जारी रखा। संदीप ने बड़ी हिम्मत जुटा सोलन के बाद पापा से कहा कि आप मुझे स्कूटर चलाने दें, अब मैं अच्छी तरह स्कूटर चला लेता हूं। तो जिस पर उसके पापा ने बोला अभी आगे देखेंगे। सोलन गुजरा, कंडाघाट गुजरा, कैथली घाट गुजरा और अब ये लोग शोगी के पास पहुंचने वाले थे। शोगी से शिमला कुल मिला के 15-20 किलोमीटर रह जाता है। स्कूटर चलाऊंगा हाईवे पे, चंडीगढ़ के रास्ते में, ये सब सपने अब ध्वस्त होते दिखाई दे रहे थे कि अचानक पापा ने स्कूटर पेट्रोल पंप की ओर मोड़ दिया। शोगी से करीबन 1-1.25 किलोमीटर पहले एक पेट्रोल पंप पड़ता है। पेट्रोल पंप पे उतरे। उतरने के बाद स्कूटर में पेट्रोल भरवाया गया। पेट्रोल भरवा जैसे ही चलने की तैयारी की गई कि झट से संदीप के पापा ने संदीप से कहा चलो अब स्कूटर तुम चलाओ। ये सुनते ही संदीप की बाँछें खिल गई। उसे लगा अब मौका आ गया है अपने आप को एक उच्च क्वालिटी का ड्राइवर प्रूफ करने का। संदीप ने झट से सारे पैकेट पापा को थमाए और जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। हालांकि संदीप ड्राइविंग को लेकर एक्साइटेड तो था, लेकिन कहीं उसके मन में शंका भी थी। संदीप को लग रहा था ये एक लिटमस टेस्ट है, थिन रोप पे चलने जैसा है। अगर तो ड्राइविंग बढ़िया रही तो सब ठीक, शायद आगे ड्राइविंग का मौका फिर मिल जाए। लेकिन अगर कहीं कोई गलती हो गई तो झट से पापा ये कहने वाले हैं कि देखिए अभी तुम स्कूटर ड्राइविंग के लिए तैयार नहीं हो, फिर सारे मंसूबों पर पानी फिर सकता है। पर फिर संदीप ने सोचा कि देखिए व्यर्थ चिंता ना की जाए, मौका मिला है, फायदा भी उठाया जाए और एंजॉय भी किया जाए। ये सोचकर संदीप ने ड्राइविंग की जिम्मेदारी संभाली, स्कूटर स्टार्ट किया और निकल पड़ा पापा को पीछे बिठा शिमला की ओर। शोगी बाजार क्रॉस किया। शोगी बाजार क्रॉस करने के बाद करीबन अभी ये 3-4-5 किलोमीटर आगे बढ़े थे कि संदीप को ऐसा लगा कि स्कूटर का बैलेंस शायद कुछ खराब हो रहा है। इस समय तक शाम अब रात में तब्दील हो चली थी, अंधेरा हो चला था और अक्सर हाईवे पे कोई लाइट रहती नहीं है। आपको सिर्फ स्कूटर की रोशनी या गाड़ी की रोशनी में ही ड्राइविंग करनी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि शोगी से तारा देवी तक, जो कि शिमला से करीबन 5 किलोमीटर है, ये एकदम वीरान रास्ता है। यहाँ एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ ऊंचा पहाड़। ऐसे में
इस पूरे रास्ते के बीच ना तो कोई दुकान, ना कोई मकान, ना कोई रिहायशी इलाका। तो संदीप को अब ये लगने लगा था कि गाड़ी में थोड़ा बैलेंस गड़बड़ा रहा है। इससे पहले कि संदीप सोचता कि क्या हो रहा है, कि उसने देखा कि उसके पापा ने उसके पीछे से पीठ थपथपाई और गाड़ी रोकने के लिए कहा। संदीप ने झट से स्कूटर की ब्रेक लगाई और सड़क के एक और कोने में जाके स्कूटर को रोक दिया। जैसे ही संदीप ने स्कूटर को रोका, उसके पापा झट से स्कूटर से उतरे और बोले, कैसे ड्राइवर हो तुम? तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि तुम्हारे स्कूटर का टायर पंचर हो गया? हालांकि संदीप को भी लग रहा था कि बैलेंस बिगड़ रहा है, पर पंचर होगा उस तरफ ध्यान नहीं गया। खैर, स्कूटर को स्टैंड पर लगाया गया और नीचे उतरकर पड़ताल की गई तो सच में पिछला टायर पंचर था। ऐसी स्थिति में ड्राइवर के साथ क्लीनर होने का फायदा हो जाता है। संदीप ने यह भूमिका काफी बार निभाई थी। हवा पानी चेक करने की ड्यूटी उनकी थी। तो झट से सारे सामान को नीचे उतारा गया, जमीन पर रख अब मुआयना किया गया। क्योंकि वहां रोशनी कम थी तो एक छोटी टॉर्च ले ये लोग निकले थे अपने सफर पे। तो उसी टॉर्च के सहारे देखा जा रहा था कि प्रॉब्लम क्या और उसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो फिर तय हुआ कि चलिए फटाफट स्टेपनी बदली जाए। स्टेपनी छूकर संदीप ने देखा तो स्टेपनी में हवा पूरी थी। तो झट से स्टेपनी बदली जाए, स्टेपनी बदलकर पंचर टायर हटाया जाए और अपना सफर जारी रखा जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अक्सर स्टेपनी में लॉक लगा करता था उस समय, और उसकी चाबी संदीप के पास हुआ करती थी। तो संदीप ने अपनी जेब में हाथ डाला चाबी निकालने के लिए, तो पाया कि जेब में चाबी है ही नहीं। संदीप ने अपनी सारी जेबें टटोल डाली। इस बीच वो लगातार ये भी देख रहा था कि पापा का रिएक्शन क्या है। ऐसे मौकों पर अक्सर जो पापा लोग होते हैं वो गुस्से में आ ही जाते हैं। पर संदीप के पापा बड़े इत्मीनान से संदीप की तरफ देख रहे थे। संदीप ने पूरी कवायद कर डाली। सारी जेबें टटोलने के बाद संदीप ने पापा से कहा कि पापा चाबी तो है नहीं, शायद पेट्रोल पंप पर या ड्राइविंग करते समय छिटक कर जेब से चाबी कहीं गिर गई। संदीप तैयार था कि अब डांट की एक लंबी लिस्ट तैयार होने वाली है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। बड़े इत्मीनान से संदीप के पापा ने संदीप से कहा, कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए, ये पंचर टायर खोलिए, वापस शोगी जाइए, पंचर लगवाइए और टायर लेकर वापस यहाँ आ जाइए, फिर शिमला की ओर जाया जाएगा। जितनी आसानी से उन्होंने संदीप से ये बात कही, उतना आसान ये काम था नहीं। 4-5 किलोमीटर का सुनसान रास्ता, रात का समय और बिना लाइट वाला हाईवे। दोस्तों के साथ अपने साहस की बात करना एक अलग बात है। दोस्तों के साथ ये कहना कि भूत प्रेत, मैं इन सब में विश्वास नहीं करता, अलग बात है। जंगली जानवर आजकल कहाँ होते हैं, ये सब कहना भी अलग बात है। लेकिन जब आप वास्तविकता में इन सब स्थितियों का सामना करते हैं तो फिर ये सब गुमा जो हैं गायब हो जाते हैं। बहरहाल संदीप के पास दूसरा कोई चारा था नहीं, और अगर देखा जाए तो उस स्थिति में सबसे बेहतर सॉल्यूशन भी यही था। दूसरी तरफ अगर संदीप ना जाता और संदीप के पापा टायर लेके जाते पंचर लगवाने, तो भी संदीप को जंगल के बीच वीराने में स्कूटर और सामान के साथ अकेले रुकना ही पड़ता। ये स्थिति भी कोई नॉर्मल स्थिति थी नहीं। तो संदीप ने सोचा, चलिए छोड़िए साहब, बहस क्यों की जाए। संदीप ने टायर उठाया और निकल पड़ा शोगी की ओर। दोस्तों, ये रास्ता आज भी उतना ही वीरान है। शोगी से शिमला, एक तरफ ऊंचे पहाड़ और एक तरफ खाई, मीलों गहरी खाई, और बीच में कोई दुकान, कोई मकान, कोई रिहायशी इलाका नहीं। ऐसे में बहुत से धुरंधरों के पसीने छुड़ा सकता है रात को ये रास्ता। और संदीप उस समय नया नया कॉलेज का छात्र ही था, बल्कि यूं कहें कि स्कूल खत्म ही किया था। तो टायर को उठाए संदीप अपने सफर पर निकल पड़ा।
संदीप जानबूझ के सड़क के दूसरी ओर, जहां पहाड़ था, उस तरफ चल रहा था। उसे लग रहा था कि ये ज़्यादा सेफ रास्ता है। खाई की तरफ चलने में संतुलन बिगड़ने या अंधेरे में दिखाई ना देने के चलते कोई हादसा हो सकता है। संदीप चलता रहा। वो ये कोशिश कर रहा था कि अपने मन को भटकाए रखे, तो वो काउंटिंग करता जा रहा था, जिससे उसे मालूम पड़े कि रास्ता कितना है या रास्ता कितना और तय करना है। रोशनी के नाम पे संदीप के पास सिर्फ एक टॉर्च लाइट थी। संदीप लगभग 1-1.25 किलोमीटर चला होगा कि संदीप को अचानक लगा कि जिस तरफ खाई है उस तरफ उसने किसी सफेद साए को देखा। आप जब इस तरह की स्थिति में होते हैं जहां परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती, तो आपका मन आपसे खिलवाड़ करने लग जाता है। योर ब्रेन स्टार्ट्स प्लेइंग विद यू। आपको वो चीज़ें दिखने लगती हैं, ऐसे ऐसे साउंड सुनाई देते हैं जो शायद होते ही नहीं। तो संदीप को भी शायद लगा कि ये उसका भ्रम है, ऐसा कुछ है नहीं। इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि रुक के ठिठक कर पड़ताल की जाए कि क्या साया, क्या चीज़ दिखाई दी। तो संदीप ने अपना सफ़र जारी रखा। हाँ, उसने अपने कदमों की गति थोड़ी बढ़ा दी। दूसरी तरफ क्योंकि टायर भी पकड़ा हुआ था, तो संदीप को थोड़ी मुश्किल भी हो रही थी, पर फिर भी संदीप ने सोचा कि जल्दी से जल्दी इस जगह से आगे पहुंचा जाए और शोगी बाज़ार पहुंचा जाए, जहाँ पे थोड़ी रौनक होगी, लोग होंगे। तो जैसे ही संदीप ने तेज़ गति से आगे बढ़ना शुरू किया, उसे लगा कि साया भी उसके साथ साथ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। दरअसल संदीप उसकी तरफ देख नहीं रहा था, बट कहीं आंख के कोने से संदीप को एक सफ़ेद साया उसके साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा था। हैरत की बात यह थी कि दूसरी तरफ तो गहरी खाई थी। थोड़ी देर और तेज चलने के बाद जब यह साया लगातार उसे अपने साथ चलता दिखाई दिया, तो संदीप को लगा कि देखिए, भाग वो सकता नहीं इस स्थिति से। ऐसे में रुक के देख लिया जाए, अपने इस भ्रम को दूर किया जाए, और अगर किसी तरह की प्रतिकूल परिस्थिति है तो उसका सामना करने के लिए खुद को तैयार भी किया जाए। यही सब सोचते हुए संदीप रुका और अब उसने अपने चेहरे को घुमा खाई की तरफ देखने का इरादा किया। जैसे ही संदीप ने खाई की तरफ देखा, संदीप की लगभग चीख निकल गई। खाई की तरफ एक पेड़ पर एक सफेद साया उल्टा लटका हुआ था। संदीप भागना चाहता था उस स्थिति से, चीखना चाहता था, पर न जाने क्यों उसकी आवाज़ एकदम बंद हो गई। कदम वहीं ठिठक कर रह गए। संदीप ने बहुत प्रयत्न किया कि वो वहाँ से फटाफट भाग जाए, पर वो हिल भी नहीं पा रहा था। संदीप बताता है कि उसे ऐसा लगा कि जैसे वो किसी सम्मोहन में है, जैसे वो हिप्नोटाइज्ड है। वो एकटक उसी जगह पर खड़े उस साए की ओर देखने लगा। संदीप ने देखा कि वो सफ़ेद साया सफ़ेद इसलिए है क्योंकि वो एक व्यक्ति है जिसने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन रखा है। अब इसे आप कोइंसिडेंस ही कहेंगे कि संदीप भी चंडीगढ़ से कुर्ता पजामा खरीद कर लाया था। खैर, इस समय उसके जहन में वो बात नहीं थी। उसे अपने सामने एक साया दिख रहा था जो कुर्ता पजामा हालांकि पहने हुए था, लेकिन पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था, और बावजूद उसके उसका कुर्ता उड़ नहीं रहा था। ये बात बहुत हैरत में डालने वाली थी। ऐसी स्थिति में आप उस स्थिति से जल्दी से निकल जाना चाहते हैं, लेकिन संदीप वहीं जमकर खड़ा हो गया। वो ना तो हिल पा रहा था, ना वो कुछ बात कर पा रहा था, एकटक उसी साए की ओर देख रहा था। फिर उसे ऐसा लगा कि शायद उसे कोई पुकार रहा है। जिस तरफ वो साया पेड़ पर लटका था उल्टा, उसी तरफ से वो आवाज आ रही थी। न जाने क्या हुआ कि संदीप के पैर अपने आप उस आवाज और उस साए की तरफ चलने लगे। एक तरफ खाई थी जिस तरफ संदीप चल रहा था, एक तरफ खाई थी जिस तरफ वो साया था, और एक तरफ पहाड़ था जिस तरफ संदीप था, और उनके बीच में सड़क थी, और फिर कुछ खाली स्पेस था। संदीप धीरे धीरे हिप्नोटाइज्ड फॉर्म में एक एक कदम आगे बढ़ाता हुआ साए की तरफ चल पड़ा।
पूरा रास्ता संदीप ने पार किया। अब वो छोटे से खाली जगह पर था और उसके बाद गहरी खाई थी। इससे पहले कि संदीप आगे बढ़ता कि अचानक उसके हाथ से वो टायर छूट गया। जैसे ही संदीप के हाथ से वो टायर छूट के जमीन पर गिरा, अचानक जैसे संदीप नींद से जाग गया। संदीप ने उसी समय ये रियलाइज किया कि वो कैसे खाई की तरफ बढ़ रहा है, और अगर ये टायर उसके हाथ से छिटक कर दूर ना जाके गिरता तो शायद वो खाई में गिर जाता। संदीप ने झट से उस तरफ देखा जहां टायर गिरा था, और लपक कर वो जैसे ही टायर को उठाने लगा कि तभी पीछे से तेज रोशनी दिखाई दी। संदीप इससे पहले कुछ समझ पाता कि ठीक पीछे उसके आके एक गाड़ी रुकी। संदीप ने रोशनी में देखा कि वो एक ट्रक है, और इससे पहले कि संदीप कुछ समझ पाता, उस ट्रक में से एक आदमी बाहर निकला और उसने संदीप से कहा कि तुम टायर ठीक कराने शोगी जा रहे हो। संदीप ने हामी भी भरी, और संदीप ये सोचने लगा कि ये सब इस ट्रक ड्राइवर को कैसे मालूम हुआ। तो फिर ट्रक ड्राइवर ने बताया कि मुझे अभी स्कूटर के साथ आपके पापा मिले, और उन्होंने मुझे कहा था कि अगर आपको मेरा लड़का मिले सड़क पर चलता हुआ तो आप उसे प्लीज़ लिफ्ट से शोगी उतार दें। हम लोगों के पापा ऐसे ही हुआ करते हैं। संदीप को उन्होंने टायर ठीक कराने के लिए भेजा भी और पीछे से मदद का जुगाड़ भी किया। संदीप चुपचाप टायर के साथ ट्रक में आकर बैठ गया। हालांकि पूरी स्थिति संदीप को डरा चुकी थी बुरी तरह से, पर संदीप ने ट्रक ड्राइवर से इस बारे में कोई बात नहीं की। शायद वो इस स्थिति में भी नहीं था कि ट्रक ड्राइवर से बात कर पाए। ट्रक ड्राइवर ने संदीप को शोगी में मैकेनिक की शॉप के बाहर उतार दिया। मैकेनिक की शॉप पे उतर संदीप ने टायर ठीक कराने के लिए तो मैकेनिक को दिया, पर वो खुद इस सोच में गुम हो गया कि आज उसके साथ क्या हुआ, या अगर ट्रक ड्राइवर नहीं पहुंचता तो उसके साथ क्या हो जाता। दूसरी चिंता यह थी कि अभी उसे वापस भी जाना था, और किसी भी सूरत में संदीप उस साए के पास से गुजर पापा के पास पहुंचना नहीं चाहता था। बार बार उसे बचाने ट्रक ड्राइवर या टायर नहीं होने वाला। तो यही सब सोचते हुए संदीप ने उस मैकेनिक से कहा कि अभी जब मैं आ रहा था तो मेरे साथ इसी सड़क पर एक हादसा हुआ। अक्सर इलाके के लोगों को इस तरह की चीज़ों के बारे में अंदाज़ा रहता है, तो संदीप को लग रहा था कि शायद इसके बारे में उसे कोई जानकारी मिल जाए जिससे उसका लाभ हो। संदीप ने जैसे ही ये बात उस मैकेनिक को बुलाई, उस मैकेनिक ने झट से अपने दूसरे साथी को बुलाया और कहा कि इस लड़के को भी आज वो मिला। ये सुनते ही संदीप के कान खड़े हो गए। संदीप ने उनसे कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं और इसके पीछे क्या कहानी है, आप मुझे भी बताएं। तो जिस पर उस मैकेनिक ने लगभग मुस्कुराते हुए कहा कि बस शुक्र मनाओ कि तुम बच के आ गए। संदीप पूरी तरह से घबराया हुआ था। तो इस पर उस मैकेनिक ने उसे बताया कि देखिए, शोगी के ही पास एक गांव है और उस गांव में समीर नाम का ही आदमी रहा करता था। पेशे से ये एक टेलर है, और शोगी में ही इसकी ठाकुर टेलरिंग हाउस करके एक दुकान भी है। ठाकुर टेलरिंग दूसरे कपड़े तो सिलता है, पर उसकी महारत कुर्ता पजामा सिलने में है। एक दिन वो शोगी से तारा देवी जाने के लिए निकला। शायद वो पैदल ही जा रहा था, पैदल ही अपना सफर तय कर रहा था कि अचानक उसी मोड़ पर, उसी जगह जिस जगह का जिक्र तुम कर रहे हो, किसी गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। पूरी कहानी क्या है इसके बारे में ठीक तरह से किसी को मालूम नहीं, पर ठीक उसी जगह गिरकर समीर की मौत हो गई। तभी से समीर बहुत से लोगों को
उसी पेड़ पर नजर आता है। उसने ये भी बताया कि हमने प्रशासन से, सरकार से ये बात की कि उस जगह पर एक मंदिर बना दिया जाए ताकि समीर फिर लोगों को दिखाई ना दे। हिमाचल में या पहाड़ों में लोग इस बात को मानते भी हैं। अक्सर आप देखेंगे कि ऐसे मोड़ों पर मंदिर हैं जहां पर एक्सीडेंट होने की संभावना है या बहुत से एक्सीडेंट पहले हुए हैं। मान्यता या विश्वास ये है कि ऐसा करने से वो जगह फिर पवित्र हो जाती है। बहरहाल संदीप ने किस्सा तो सुन लिया। दोस्तों के बीच इस तरह के किस्से सुनने में मज़ा आता है, पर अगर आप इस तरह की स्थिति से निकल कर आए हों और फिर आपको उस तरह की स्थिति में वापस जाना हो तो ये बिल्कुल आसान नहीं होता। तो संदीप ने मैकेनिक से कहा कि साहब, कहानी सुनाने के लिए शुक्रिया, पर अब मैं वापस उस रास्ते पर अकेले नहीं जा सकता। कुछ भी कीजिए, मुझे मेरे पापा तक पहुंचाएं। तो मैकेनिक ने कहा कि देखिए, तुम्हारा लक या किस्मत अच्छी है। फिर उसने इशारा किया मैकेनिक की शॉप पे जो दूसरी पिकअप गाड़ी खड़ी थी कि ये भी टायर अपना ठीक करा शिमला ही जा रहा है, तो रास्ते में आपको ये वहीं पर उतार देंगे जहाँ पे आपके पापा आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उस पिकअप में ड्राइवर के अलावा 2-3 लोग और थे। ये एक हौसला देने वाली खबर थी। संदीप ने अपने टायर का पंचर लगवाया और फिर इंतज़ार करने लगा कि उस गाड़ी का पंचर भी लगे। ऐसे में देरी हो रही है, पापा इंतज़ार कर रहे हैं, ये सब विचार संदीप के जहन में अभी थे नहीं। उसे लग रहा था कि अगर जाना है तो इन लोगों के साथ ही जाना है, क्योंकि कुर्ते वाले समीर से फिर मिलने का साहस संदीप में था नहीं। गाड़ी का पंचर ठीक हुआ। संदीप उन सब लोगों के साथ आकर बैठा और ये अपने सफ़र पर शिमला के लिए निकल पड़े। जैसे ही शोगी से 3-4 किलोमीटर आगे ये पहुंचे और अब उस जगह पर पहुंचे जहां पर संदीप के साथ ये हादसा हुआ था। संदीप की हिम्मत तो नहीं थी उस और देखे, पर क्योंकि अब उसके साथ दूसरे लोग थे और वो एक गाड़ी के अंदर थे, तो संदीप की जिज्ञासा उस पर थोड़ी भारी पड़ी। संदीप ने नज़र घुमाकर देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था। लेकिन जिस बात ने संदीप को हैरत में डाला वो ये कि दूसरी तरफ खाई थी और मीलों तक गहराई थी। ऐसे में कोई भी साया जो पेड़ पर उल्टा लटका हो वो सड़क के लेवल तक आया कैसे, जबकि वहाँ कोई पेड़ ही नहीं था। किसी भी पेड़ के लिए इतना ऊंचा होना कि सैकड़ों फीट गहरी खाई से सड़क तक आ जाए मुमकिन नहीं था। संदीप पूरी तरह से हैरत में था। उसने झट से अपनी नज़र घुमाई, सड़क पर केंद्रित की और सोचा कि इस प्रकरण को यहीं पे छोड़ दिया जाए। वापस संदीप ने पापा से यह किस्सा शेयर नहीं किया। बिना कुछ बोले संदीप ने अपनी क्लीनर की भूमिका निभाते हुए टायर चेंज किया और इससे पहले कि ड्राइविंग कर वहां से निकलते संदीप ने पापा से कहा कि अब स्कूटर आप चलाएं। संदीप के पापा ने हालांकि संदीप से प्रश्न किया कि क्या हुआ, जिस पर संदीप ने केवल ये कहा कि मैं थक गया हूं, अब आप स्कूटर चलाएं। संदीप के पापा स्कूटर चलाने लगे। सामान पकड़े संदीप पिछली सीट पर आकर बैठ गया। सारे सामान को समेट जब संदीप पिछली सीट पर बैठा तो जो सबसे ऊपर लिफाफा संदीप की गोद में था उसमें संदीप का सफ़ेद कुर्ता पजामा था। संदीप ने झट से उस पैकेट को फोल्ड किया और दूसरे लिफाफे के अंदर नीचे रख दिया। मन में संदीप ये सोच रहा था कि आज के लिए एक कुर्ता पजामा बहुत रहा। दूसरा सबक संदीप को उस दिन ये मिला कि स्कूटर लेकर अगर आप हाईवे पे जाएं तो स्टेपनी की चाबी ना घुमाएं, क्योंकि फिर टायर बदलने की नौबत ही नहीं आएगी। संदीप को आज तक ये मालूम नहीं कि कैसे उसके कदम वहीं पे ठिठक कर रह गए। दूसरा, कभी कभी हंसी मजाक में संदीप अपने दोस्तों के साथ ये बात करता है
कि शायद कुर्ता पजामा का जो मेरा इंटरेस्ट रहा उसके चलते मुझे समीर कुर्ते पजामे में नजर आया। अगर कहीं मैंने ट्रैक सूट की डिमांड की होती तो समीर भी शायद ट्रैक सूट में होते। तो दोस्तों, ये था किस्सा स्टेपनी। कैसा लगा आपको ये किस्सा? भेजिए अपने सुझाव, अपने किस्से भी भेजिए और बने रहिए किस्से का हिस्सा। नमस्कार।